बहन जी पर एक एलिगेशन भी लगा रहे हैं कि बहन जी तो भाजपा की बी टीम है और वो जो भी काम कर रहे हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वो भाजपा के लिए कर रहे हैं। तो आप पदाधिकारी भी रहे हैं, सामान्यवर काशीराम जी के साथ भी आपने कैडर भी दिए हैं, कैडर भी लिए हैं, बहुत लंबा आपका अनुभव रहा है। तो क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि जो बीएसपी है वो कहीं ना कहीं भाजपा करती है लेकिन कभी भी भाजपा को टारगेट नहीं करती, जबकि सत्ता में भाजपा बैठी है तो प्रश्न भाजपा से होने चाहिए, लेकिन बहन जी वहां बचती नजर आती है। ये बहुत सारे लोगों का एलिगेशन है, संघर्ष तो इस हुआ पर क्या कहेंगे? सतना रीवा लेकर के रीवा संभाग के अंदर लोगों के साथ लाठी डंडा मारपीट, यहाँ तक कि गोलियां चली। कांसीराम साहब जी के कार्यक्रम हो रहे थे रीवा में, भाषण दे रहे थे, एक तरफ से गोलियां चल रही थी, एक तरफ से कांसीराम जी के स्पीच हो रहे थे, लाखों लोग मोर्चे पे डटे हुए थे और हमारे यहाँ 27 लोग मारे गए, मूवमेंट के लोग 27 लोग मारे गए। बड़ा दुख होता है कभी। आज उनको देखने वाला कोई नहीं है, उनके परिवार को उनको देखने वाले कोई नहीं है कि मतलब कहाँ जिंदा है कि मर गए। हम लोग कभी कभी जाते हैं, मिल लेते हैं, लेकिन जो मूवमेंट को चला रहे हैं वो नहीं चला रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं। मूवमेंट को चलाने वाले लोग जो हमारे आज प्रदेश में बैठे हैं, तो वो उनकी कोई ऐसा मुझे समझ में आता कि कोई प्लानिंग ही नहीं। आप मैंने कई बार आज मैं बोल रहा हूँ पहली बार, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा व्यक्ति हूँ। बीजेपी में जाता है तो बीजेपी सबसे पहले एक चीज चेक करते हैं कि वो व्यक्ति बीजेपी की विचारधारा यानी कि जो हिंदूवादी विचारधारा है, अगर उसका पुरोधा है तो ही उसको टिकट मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। लेकिन हम बीएसपी की बात करें तो बीएसपी में हम देखते हैं तमाम ऐसे लोग हैं, जैसे कि आपने ही कहा कि अवसरवादी हैं, तो ऐसे लोगों को क्यों महत्व दिया जाता है? उन कार्यकर्ताओं को या जो मिशनरी लोग हैं बहुत लंबे समय से लगे हैं उनको आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाता? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं मध्य प्रदेश के सतना में। सतना में बहुत सारी बौद्ध विरासतें हैं और अपना एक इतिहास भी है। और खासकर आज मैं आपको जहां पर लेकर चलूंगी वहां पर आपको मैं रूबरू कराऊंगी एक ऐसी शख्सियत से जिसने एक क्रांतिकारी विचारधारा को जन जन तक फैलाने के लिए संघर्ष किया और अनुभव के आधार पर यह महसूस किया कि विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई भी विद्यालय नहीं है। जैसे समुद्र को सुखाया नहीं जा सकता, न ही हिमालय को हिलाया जा सकता है, वैसे ही हुनर को भी छुपाया नहीं जा सकता। बंदरगाह में खड़े जहाज सुरक्षित रहते हैं, परंतु वे वहां खड़े होने के लिए नहीं बनाए जाते। मुझे फक्र है कि महामानव गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, महान सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत ज्योतिबा फूले राव, माता सावित्रीबाई फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार, रामास्वामी नायकर, भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब, युग प्रवर्तक, बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले महामानव काशीराम जी के संघर्षों से प्रेरणा लेकर मानवतावादी सोच को लेकर चलने वाले क्रांतिकारी वीर सुखलाल कुशवाहा जी से आज एक हम सार्थक मुलाकात करेंगे और जो उनका संघर्ष रहा है, किस तरह से उन्होंने काम किया, किस तरह से तमाम कठिनाइयां उनके जीवन में आई, किस तरह से सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्रांति को उन्होंने जन जन तक फैलाने का काम किया। तो आइए एक सार्थक मुलाकात कराती हूँ आज मैं कुशवाहा जी से। तो मेरे साथ में है अच्छेलाल कुशवाहा जी, तो उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी जो उनका सामाजिक संघर्ष रहा है, किस तरह से रहा है। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे एनबी न्यूज 24x7 चैनल में। धन्यवाद। जी सर, जानना चाहूंगी किस तरह से आपके जीवन में बदलाव आ, किस तरह से जो सामाजिक क्रांति थी वो राजनीतिक क्रांति की तरफ बढ़ी। मैं 91 में कांशीराम साहब से जुड़ा और उनके सानिध्य में पूरे मध्य प्रदेश में मैंने काम किया। उनके जहाँ भी प्रोग्राम होते थे, रैलियाँ होती थी, उनको आना है, जाना है, रिसीव करना है, छोड़ना है, ये सब मैं उनके साथ में रहता था, करता था। और उन्हीं से मुझे बहुत सारी ज़िंदगी का अनुभव मिला, सामाजिक क्रांति क्या होती है, कैसे होती है और क्या करना चाहिए। सर, आज सामाजिक क्रांति की अगर हम बात करें तो मैं बहुत सारे लोगों को देख लेती हूँ, झंडा उठा लेते हैं, जय भीम के नारे लगाते हैं, रोड पर उतर जाते हैं। क्या इस तरह से सामाजिक क्रांति हो पाएगी या इस तरह से जो सामाजिक क्रांति की एक परिभाषा उसको डिफाइन किया जा सकता है? जब तक हम बेसिक वर्क नहीं करेंगे, ज़मीनी कार्य नहीं करेंगे, गांव-गांव में जा कर के लोगों को बहुजन समाज के बारे में, बौद्धिज्म के बारे में, क्योंकि बहुजन समाज ही का के कारण ही बौद्धिज्म आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए हमें जब तक गांव-गांव जाएंगे, लोगों को बताएंगे, तो उससे हमारी ग्रोथ बढ़ेगी आने वाले समय में और हमारा मूवमेंट आगे बढ़ेगा।
सर एक अकेले काशीराम जी रहे, उन्होंने वामसेफ की स्थापना की, DS4 की स्थापना की, फिर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और उन्होंने पूरे भारत देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल बनाया कि चार चारबाहा पर एक महिला को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। लेकिन सर आज हम देखते हैं कि आज हजारों कार्यकर्ता हैं जो कि साहब मान्यवर काशीराम जी के द्वारा ट्रेन किए गए, कैडर दिया गया, लेकिन आज भी जो बहुजन समाज पार्टी है उसको नहीं बचा पा रहे हैं, लगातार धरातल की तरफ मतलब जो मिशन मूवमेंट है वो जा रहा है। तो उस पर किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? कांशीराम साहब के न रहने के बाद हम्म। एक तरह से यहाँ पर मूवमेंट रुक सा गया था, लेकिन मायावती जी ने उसको संभाला अपने जीते जी। जब उन्होंने कमान सौंपी थी उस समय हम लोग वहाँ मौजूद थे लखनऊ में, और कांशीराम साहब ने मायावती जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और उनको जिम्मेवारी सौंपी। जैसे ही कांशीराम जी नहीं रह गए तो मायावती जी कुछ समय के लिए तो थोड़ा सा वो हुई, लेकिन उन्होंने अपने काम को ढीला नहीं छोड़ा। मतलब मैं ऐसा महसूस करता हूँ, कई बार मैं गया हूँ, देखा हूँ कि वो लगातार लगी रहती हैं, कहीं भी बैठती नहीं है कि मतलब उनके कारण कोई मूवमेंट रुका हो। लेकिन कुछ लोगों में जो ईर्ष्या की भावना होती है, जी। हमारे पार्टी के लोगों में ही कुछ लोगों में, जो बड़े नेता थे, उनके मन के अंदर कुछ ऐसी भावनाएं आई तो कुछ लोगों ने पार्टियां छोड़ करके इधर उधर चले गए, और इससे जो है तो मूवमेंट का थोड़ा सा जो गति थी वो धीमी हो गई। सर हम एक चीज और देखते हैं, जब तक लोग बीएसपी पार्टी में रहते हैं, बहन जी की जय जयकार करते हैं, साहब मान्यवर कांशीराम जी की जय जयकार करते हैं, बीएसपी पार्टी जिंदाबाद इस तरह के नारे लगाते हैं, लेकिन जैसे ही इधर उधर चले जाते हैं फिर वो बसपा की, बहन जी की तमाम तरह से बुराइयां करते नजर आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? वो लोग जो है सिर्फ राजनैतिक रूप से जुड़ते हैं, उनको पॉलिटिकल लाभ चाहिए, विधायक बनना, सांसद बनना, पार्षद बनना, इसके लिए वो आते हैं। और जैसे ही सफल नहीं होते यहाँ पे तो यहाँ से चले जाते हैं, या सफल भी हो गए तो 5 साल के बाद पद में रहने के बाद फिर वो चले जाते हैं। ऐसे हमारे देश में आज जो बीएसपी के कारण ही पूरे देश में SC ST OBC के अंदर जो जागरूकता आई है, राजनीतिक चेतना आई है, वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के कारण आई है। आज जो भी नेता आपको दिख रहे हैं पूरे देश में, बीजेपी में, कांग्रेस में, सब बहुजन समाज पार्टी के अंग हैं। सर एक चीज और देखते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति बीजेपी में जाता है तो बीजेपी सबसे पहले एक चीज चेक करते हैं कि वो व्यक्ति बीजेपी की विचारधारा यानी कि जो हिंदूवादी विचारधारा है, अगर उसका पुरोधा है तो ही उसको टिकट मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। लेकिन हम बीएसपी की बात करें तो बीएसपी में हम देखते हैं तमाम ऐसे लोग हैं, जैसे कि आपने ही कहा कि अवसरवादी हैं। तो ऐसे लोगों को क्यों महत्व दिया जाता है? उन कार्यकर्ताओं को या जो मिशनरी लोग हैं, बहुत लंबे समय से लगे हैं, उनको आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाता? मेरे पास भी लोग आते हैं, बीजेपी कांग्रेस के लोग, और कहते हैं कि आप आ जाइए, आपको ये पद दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। तो मैं सीधा जवाब देता हूँ कि मेरी आपसे नहीं पटेगी। मेरे विचार दूसरे हैं, आपके विचार दूसरे हैं। कांग्रेस ने 55 साल राज किया, क्या दिया हमको? SC ST OBC को क्या दिया? सम्मान से बैठने की जगह तक नहीं दे पाए कांग्रेस के लोग। और अब बीजेपी आ गई तो धर्म के नाम पर लूट मचा रही है, राम के नाम पर लूट है, धार्मिक रूप से लोगों को मोटिवेट करके और उनको जो है तो जोड़ करके और अपना लाभ उठा रही है। तो इससे हमारा विकास नहीं होना है। सर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और अभी 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है और हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज से आने वाले बहुत सारे लोग जो कहीं ना कहीं साहब मान्यवर काशीराम जी का नाम लेकर उभरे हों या बाबा साहब का नाम लेकर उभरे हों या फिर बीएसपी के ही वर्चस्व से उभरे हों, आज वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए हैं और एक आवाज मतलब चारों तरफ से सुनाई दे रही है उत्तर प्रदेश में कि देखिए सत्ता में बीएसपी तो नहीं आ पाएगी और हमें भाजपा को रोकना है, तो इसलिए अखिलेश की तरफ चले जाइए या कांग्रेस की तरफ चले जाइए। तो क्या लगता है ऐसे जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं वर्चस्व बहुजन विचारधारा से मिला है, बहुजन महान पुरुषों से मिला और आज वो कांग्रेस या सपा में लोगों को खींचने का काम कर रहे हैं? ऐसे लोगों को कांग्रेस में और सपा में कहीं भी जाकर के उनको सम्मान नहीं मिलेगा। वो लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए इधर से उधर घूम रहे हैं। जब देखा कि बहुजन का पलड़ा भारी है, इधर चले जाओ, सपा का भारी है, उधर चले जाओ, कांग्रेस का भारी, उधर चले जाओ। ऐसे लोगों से ना समाज का हित होना, ना देश का हित होना। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार नहीं करना चाहिए करना सर? चाहिए। ऐसे लोगों को तो वोट देकर के कहीं भेजना ही नहीं चाहिए। इनका तो सीधे बहिष्कार समाज को करना चाहिए। इनको कभी महत्व नहीं देना चाहिए, चाहे हमारा सगा रिश्तेदार हो तब भी उसको हमको महत्व नहीं देना चाहिए। साहब मान्यवर काशीराम जी के साथ में आपने काम किया है,
तो कैसा समय बीता उस समय जब आप लोगों ने उनसे कैडर सीखा? किस तरह से वो काम करते थे? और क्या आज उनकी विचारधारा पर या जिस तरह से उन्होंने कैडर दिए, क्या वो काम आज हो रहा है? नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। कुछ लोग कर रहे हैं। और कांशीराम जी जब यहाँ पे आए तो यहाँ पर इतना संघर्ष हुआ, सतना रीवा लेकर के रीवा संभाग के अंदर लोगों के साथ लाठी डंडा मारपीट, यहाँ तक कि गोलियां चली। कांशीराम साहब जी के कार्यक्रम हो रहे थे, रीवा में भाषण दे रहे थे, एक तरफ से गोलियां चल रही थी, एक तरफ से कांशीराम जी के स्पीच हो रहे थे, लाखों लोग मोर्चे पे डटे हुए थे और हमारे यहाँ 27 लोग मारे गए, मूवमेंट के लोग 27 लोग मारे गए। बड़ा दुख होता है कभी कभी। आज उनको देखने वाला कोई नहीं है, उनके परिवार को उनको देखने वाले कोई नहीं है कि मतलब कहाँ जिंदा है कि मर गए। हम लोग कभी कभी जाते हैं, मिल लेते हैं, लेकिन जो मूवमेंट को चला रहे हैं वो नहीं चला रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं। मूवमेंट को चलाने वाले लोग जो हमारे आज प्रदेश में बैठे हैं, तो वो उनकी कोई ऐसा मुझे समझ में आता कि कोई प्लानिंग ही नहीं। आप मैंने कई बार आज मैं बोल रहा हूँ पहली बार, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, वो भी मूवमेंट को लोग हैं, लेकिन एक प्लानिंग के साथ अगर आप फील्ड में नहीं जाएंगे, आप एक कैडर के साथ में नीचे नहीं उतरेंगे तो आपका मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। आपका मूवमेंट सिर्फ बढ़ेगा फूले साहू अम्बेडकर के मूवमेंट के साथ में, पेरियार के साथ में। अगर फूले साहू अम्बेडकर, पेरियार, संत रविदास, गुरु नानक, घासीदास, ऐसे लोगों को के विचारधारा को लेकर के अगर नीचे नहीं जाएंगे आप, तो आपका मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। हमको जाना ही पड़ेगा और हम इस काम को बढ़ाने के लिए कैडर्स तैयार करने चाहिए, ट्रेनिंग लगा करके कम से कम 100-200 लोगों को तैयार करना चाहिए, ताकि बूथ लेवल में जाकर के कैडर कैंप लगा करके लोगों को तैयार करें और आने वाले समय में जब राजनीति का समय आए उस वक्त उनको मोटिवेट करके उसमें वोट डलाने का काम करें। जी, साहब मान्यवर काशीराम जी कहते थे कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसकी जो मजबूत जड़ें होती है वो सामाजिक आंदोलन और धार्मिक आंदोलन होते हैं। तो जानना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन है, क्या वो इस तरह से हो रहे हैं कि आने वाले समय में आप लोग सत्ता तक पहुँच पाएँ? वर्तमान समय में वो नहीं हो रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन जितने बड़े पैमाने पे होना चाहिए, ग्रास रूट पे, पोलिंग स्तर पे, सेक्टर स्तर पे, विधानसभा स्तर पे उसके सम्मेलन होने चाहिए, उनकी चर्चाएं होना चाहिए जैसे पहले होती थी, उस तरह के प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं। ये हो क्यों नहीं रहे? कारण क्या है? ऊपर से कोई दिशा निर्देश है या फिर जो पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं या प्रभारी लगाए जाते हैं, वो नहीं करते? नहीं, ऊपर से कोई दिशा नहीं। बहन जी तो हमेशा कहती है कैडर कैंप चलाइए, पोलिंग बूथ पर चलाइए, तैयारी करिए, लोगों को विचारधारा को फैलाइए, कभी नहीं सोचती हैं ऐसा। उन्होंने तो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी सारी जिंदगी लगा दी है। और जब तक और ये भी कह रहा हूँ कि मायावती जी के रहते अगर मूवमेंट कामयाब नहीं हुआ तो आने वाले समय में जमीन में चला जाएगा। मतलब कहना ये है कि जो पदाधिकारी हैं या जो नेता हैं, जो बहन जी की तरफ से लगाए जाते हैं, वो कहीं न कहीं मतलब एक तरह से सामाजिक बेईमानी कर रहे हैं। क्योंकि वो काम करते तो शायद आज पूरे भारत देश का सिनेरियो अलग ही होता। कुछ लोग तो कर रहे हैं ना के बराबर, लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं वो बस पद में बैठ जाते हैं। बस जब पद की बारी आएगी तो लाइन लगा देंगे, नहीं मैं अध्यक्ष बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं प्रभारी बनूंगा, लेकिन बनने के बाद फिर वो घर में बैठ जाते हैं। कुछ लोग हैं, मुश्किल से 2-4% लोग, जो लगातार रन करते रहते हैं और वो लगे रहते हैं मूवमेंट में और वो लोगों को पहचानते भी हैं। अगर छोटा सा कार्यकर्ता भी जाता है तो उससे बड़े प्यार से मिलते हैं। ऐसे लोग हैं जो मूवमेंट को चलाने वाले लोग। संख्या कम है लेकिन सर उनकी। संगठन नहीं, संख्या कम है ना जो लोग काम कर रहे हैं। संख्या कम है। जो जिस जिस पैमाने पर लोगों को तैयार होना चाहिए था, है, क्योंकि हर जिले में कम से कम एक विधानसभा में एक व्यक्ति होना चाहिए जो पूरे समाज को मोटिवेट करे। एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए 24 घंटे का आदमी, और उसको चलने के लिए, उसको व्यवस्था करने के लिए जो वामसेव के लोग हैं, वामसेव तो काम करते ही नहीं है। वाम सिर्फ सक्रिय नहीं है यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल निष्क्रिय है। वो सिर्फ तनख्वाह उठाते हैं, घरों में बैठे बैठे वहीं से भाषण देंगे। कहीं बाहर निकल करके किसी भी एक फील्ड में जाकर के किसी गांव में, गली में, अपने मोहल्ले तक में वो मीटिंग नहीं करते हैं जा करके कि हम विचारधारा को बताएं कि हमारी विचारधारा क्या है, हमारे बच्चों को कहाँ से क्या मिलेगा, हमारी पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी, इसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं।
जी, आदरणीय जी, अभी हम देख रहे हैं क्योंकि बहन जी लगातार काफ़ी सक्रिय हैं 2027 के चुनाव को लेकर। तो मैं जानना चाहूँगी जिस तरह से वो कार्यकर्ताओं को बुला रही है, मीटिंग कर रही है, तो क्या इस तरह से जो वामसेव के पदाधिकारी हैं या जो वामसेव के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ भी बहन जी कुछ चर्चा कर रही हैं इस तरह से कि भई आप लोग काम कीजिए, लोगों को जगाइए? क्योंकि बुद्धिजीवी समाज है, नौकरियों पर है, आर्थिक रूप से भी संपन्न है, तो क्या ऐसी कुछ गतिविधियाँ चल रही हैं पार्टी में? हाँ, नहीं वो बुलाती हैं, लोगों को मोटिवेट करती हैं, बताती हैं कि आपको ये काम करना चाहिए और वो कितना करते हैं, अपने दायित्व को कितना निभाते हैं, ये उनके ऊपर है। तो उसका फीडबैक नहीं होता? नहीं होता है, संज्ञान में लेती हैं बहन जी और उसको देख-रेख भी करती हैं और लोगों को कार्यकर्ताओं को भी लगाती हैं कि देखो ये क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हुँ, हुँ। लेकिन वो अपने जो विचारधारा को फैलाने का काम है, उस बड़े पैमाने पर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वामसेवक का काम है कि अच्छे कैडर्स तैयार करके फील्ड में छोड़ दो। अच्छे कैडर्स बना करके उनको जगह-जगह लगा दो। ये काम बहुत कम हो रहा है। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं जो विपक्षी लोग हैं वो बहन जी पर एक एलिगेशन भी लगा रहे हैं कि बहन जी तो भाजपा की बी टीम है और वो जो भी काम कर रहे हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वो भाजपा के लिए कर रहे हैं। तो आप पदाधिकारी भी रहे हैं, सामान्यवर काशीराम जी के साथ भी आपने कैडर भी दिए हैं, कैडर भी लिए हैं, बहुत लंबा आपका अनुभव रहा है। तो क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि जो बीएसपी है वो कहीं न कहीं भाजपा की बी टीम है? बहन जी की विचारधारा जो है, बुद्ध की विचारधारा है और बौद्धिस्ट विचारधारा का व्यक्ति कभी भी उस मूवमेंट की तरफ देख भी नहीं सकता है। बहन जी कभी भी नहीं देखती है कि मतलब कौन क्या है। वो अपने बारे में, हाँ, अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगी तो जो दुश्मन है, विरोधी पार्टी है, वो बदनाम करती है कि ये तो बी टीम हो गई। अब उनकी स्थितियाँ नहीं है, कितने लोग अभी जैसे चुनाव आएगा 27 का, हुँ। कैसे लड़ेंगी, क्या लड़ाएँगी, ये उनके ऊपर है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी हैं और वो हमेशा मूवमेंट के बारे में सोचती हैं, तो मूवमेंट के भलाई के लिए ही सोचेंगी। अगर चुनाव नहीं लड़ाती हैं, नहीं लड़ती हैं, तो तो वो मूवमेंट के लिए कि मतलब हमारा मूवमेंट, क्योंकि हमारे लोग पैसा नहीं है, अब पैसे नहीं है, धन नहीं है, हम लोग साल में एक बार पैसा 15 जनवरी को उनको देते हैं पैसे, पूरे देश से इकट्ठा करके करोड़ों रुपए देते हैं और उसी पैसे से वो काम करती है, कोई स्रोत तो है नहीं और धन की कमी के कारण कभी-कभी वो लोगों को पीछे हट जाती है और इसके कारण जो है तो दुश्मन कहता है, जो पार्टियां विरोधी पार्टियां हैं, कि ये भाजपा की बी टीम हो गई। कैसे बी टीम हो गई? किसी कैंडिडेट को उनके समर्थन से चुनाव लड़ा दिया, उनका समर्थन कर दिया, कहीं बोल दिया कुछ, मतलब एक तरह से मतलब आरोप लगा करके किसी को बदनाम करने की जो साजिश होती है, आरएसएस और बीजेपी जो है, झूठ को सच साबित करने में सबसे बड़ा संगठन है वो। जी, आदरणीय जी, एक एलिगेशन और लगता है क्योंकि मैं बात वही कर रही हूँ क्योंकि जो सोशल मीडिया से आती है, लोग चर्चाएँ करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि जब बहन जी की सभाएँ होती हैं, तो बहन जी कांग्रेस को टारगेट करती हैं, सपा को टारगेट करती हैं, लेकिन कभी भी भाजपा को टारगेट नहीं करती। जबकि सत्ता में भाजपा बैठी है, तो प्रश्न भाजपा से होने चाहिए, लेकिन बहन जी वहाँ बचती नज़र आती है। ये बहुत सारे लोगों का एलिगेशन है, तो इस पर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, उनके सोच और समझ में कमी है। हुँ। वो दूसरे तरीके से सोचते हैं, बहन जी अपने तरीके से सोच समझ के बात करती हैं। राजनीति में अगर हम ऐसे ही सब बात करते रहेंगे तो ठीक नहीं बात है, लेकिन दोनों पक्ष को विरोध करने के लिए एक तरीका सोचना पड़ता है। कोई भी बात है, कौन सी बात कहाँ कैसे कब कहनी जी। है ना? तो हमें, जो लोग ये आरोप लगाते हैं, तो वो नासमझ लोग हैं। उनकी इतनी समझ है ही नहीं कि हम राजनीति करते कैसे हैं, क्या करना चाहिए, हमको क्या नहीं करना चाहिए। अगर इनके समझ होती तो आज तक सत्ता में होते, बिल्कुल। हैं? तुम्हारा वोट ज़्यादा है, तुम्हारा सब कुछ ज़्यादा है, तुम्हारे पास धन की कमी नहीं है। कांशीराम साहब 1 नोट और 1 वोट की बात करते थे, हैं? फिर 5 का नोट की बात किया। भाई 5 का 10 का नोट है। दिन भर में तुम पान, चाय, बीड़ी, सिगरेट पी करके 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए फूँक देते हो और पार्टी के लिए तुम 10 रुपए नहीं दे सकते हो और आरोप लगाने के लिए बड़े-बड़े आरोप लगाओगे। मतलब ये वही लोग हैं जो कभी मिशन मूवमेंट से नहीं जुड़ते, पार्टी को समर्थन नहीं करते, ना अर्थ से, ना शर्म से, वही एलिगेशन लगाते हैं, ऐसा जो कहना है? जी। बीजेपी, कांग्रेस के चमचे हैं, जो बिके हुए लोग हैं, वो इधर भी हैं। वो झंडा उठा, जैसे आपने कहा ना पहले कि झंडा उठा करके बीएसपी बीएसपी चिल्लाते हैं, वही लोग हैं नकली लोग, जो बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, आकर के झंडा पकड़ करके यहाँ चलते हैं और फिर जब वक्त निकल जाता है तो फिर वही लोग बदनाम करते हैं। जी, क्योंकि मैं दर्शकों को भी बताती चलूँ और बाबूजी को भी बता दूँ, मैं ऐसा बाबूजी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मैंने भी दिल्ली से विधानसभा का 2019 में चुनाव लड़ा, मैंने खुद देखा कि लोग टेबल तो बीएसपी की लगाकर बैठे थे, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को डलवाते नज़र आ रहे थे क्योंकि पटका डालने से कोई मिशनरी नहीं हो जाता, पार्टी का समर्थक नहीं हो जाता। तो साथियों ये बात भी सोचने वाली है, खाली
एक हम बहन जी पर सारा ठीकरा फोड़ते रहे, लेकिन अभी आदरणीय जी ने बताया कि जो पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, चाहे वो प्रभारी के तौर पर हो, अध्यक्ष के तौर पर हो या विधानसभा पर लगाए गए हो या जिले स्तर पर लगाए हो, तो ये भी उनकी नैतिक ड्यूटी बनती है कि वो साहब मान्यवर काशीराम जी को उस त्याग, समर्पण, बलिदान को समझे, क्योंकि उन्होंने त्याग किया तो पार्टी इतनी गति से बढ़ी। 4-4 बार उत्तर प्रदेश में हमें एक महिला को मुख्यमंत्री के तौर पर देखने को मौका मिला, और जो शासन प्रशासन अनुशासन बहन जी के शासनकाल में रहा, आज भी आप किसी से पूछ लीजिए, हर व्यक्ति ये कहता नजर आता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, बहन जी के शासनकाल जैसा आज तक केंद्र में भी नहीं देखा, किसी राज्य में भी नहीं देखा। तो बाबूजी, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, मध्य प्रदेश के लोगों को खासकर क्या संदेश देना चाहेंगे, और खासकर उस बहुजन समाज को जो आज भी कहीं ना कहीं दूसरों के पाले में जाकर बैठता है, दूसरे की संस्कृति को अपनाता है और दूसरे की जयजयकार करता है? बहुजन समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आने वाले समय में जब भी इलेक्शन हो तो आपको बहुजन समाज पार्टी के साथ में रह करके उसको साथ जिताना चाहिए और उसके जनप्रतिनिधि बना करके भोपाल और दिल्ली में बैठाना चाहिए, तभी आपका हित होगा, नहीं तो कोई हित होने वाला नहीं है। आने वाला समय जो है, आज जो बीजेपी कर रही है, सत्ता में बैठी हुई है, किस तरह से हमारी पूरी जड़ें काट रही हैं, ये आप गहराई से अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा। इसलिए हमें अपने मूवमेंट को मजबूत करके बना करके हमें आगे बढ़ना होगा। जी बाबूजी, एक सवाल छूट गया था, क्योंकि आपने एक पुस्तक भी लिखी है, सामाजिक क्रांति और सुखलाल कुशवाहा, तो थोड़ा सा इस पुस्तक के बारे में भी बताएं। ये पुस्तक किसको समर्पित है और इस पुस्तक पे ऐसा क्या लिखा है आपने जो लोगों को पढ़ना चाहिए इसे? इसमें जो मध्य प्रदेश के सतना जिले में जो संघर्ष हुआ मूवमेंट को लेकर के, बहुजन समाज पार्टी को लेकर के और विपक्षी पार्टियों से, उनकी ये पूरी कहानी है। किस किस तरह संघर्ष हुआ, किस तरह से लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हुए, किस तरह से लोगों को जेल भेजा गया, क्या क्या घटनाक्रम हुआ। और कांशीराम जी जब आए यहाँ पर तो उनके कारण जो है तो बहुत सारी बातें उन्होंने हमेशा, हर कार्यक्रम में साल में एक बार जरूर आते थे कांशीराम साहब, और हमेशा निर्देश दे देते थे कि आप लोगों को मूवमेंट को कामयाब करना है और घर घर जा कर के आप लोगों के बात बताना है कि बहुजन समाज पार्टी आपका हित करेगी, दूसरा नहीं करेगी। और सुखलाल कुशवाहा जैसे लोग यहाँ से 2-2 मुख्यमंत्री को हरा करके दिल्ली पहुंचे तो कांशीराम जी की बहुत खुशी हुई। वो कांशीराम जी के बगले में ही रहते थे। कांशीराम साहब सुखलाल कुशवाहा को बहुत चाहते थे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा बहुजन समाज को कि आने वाले समय में उनके नाम का जो फायदा लोग उठा करके इधर उधर भाग रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस में जा रहे हैं, ऐसे लोगों सतर्क रहें और जो असली मूवमेंट का व्यक्ति है उस मूवमेंट को साथ में लेकर के आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। यही मेरा संदेश है कि आने वाले समय में आप लोग बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे, कामयाब करेंगे।